नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एडोस्पेस चैनल पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन पार्ट 2, है ना बच्चे। तो उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे, उनका जो अर्थव्यवस्था थी, उनकी जो आर्थिक जीवन था, उनके बारे में आज हम डिटेल करेंगे। तो बच्चे आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे आर्य के, है ना। तो बच्चे 1000 पीसी से 600 पीसी के मध्य काल को बच्चे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो बच्चे मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि पार्ट 1 है उत्तर वैदिक काल के बारे में, है ना बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ कहे। जो बच्चे उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी बच्चे क्या, कृषि। तो बच्चे कृषि में लोहे का प्रयोग अर्थात उत्तर उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा बदलाव कृषि में लोहे का प्रयोग और दूसरा स्थायी जीवन का विकास। तो बच्चे जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि में लोहे का प्रयोग होने लगा था। जब लोहे का प्रयोग होने लगा तो जो आर्य थे बच्चे वो स्थायी हो गए थे। तो इससे पहले आप जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो कैसे थे, घुमंतु टाइप के थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। तो बच्चे क्या हुआ, जब लोहे का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ, लोहे की खोज हुई, तो बच्चे क्या हुआ, जब कृषि का विकास हुआ, जब कृषि का विकास हुआ तेज़ी से, तो उनका जो जीवन था वो स्थायी हो गया। तो उनका जो जीवन था स्थायी हो गया, तो कृषि का महत्व जो है उनके जीवन में बढ़ने लग गया। तो पहले उनका महत्व उनके लिए कौन सा महत्व था, यानी पशुपालन का सबसे ज़्यादा महत्व हुआ करता था उनके जीवन में, है ना बच्चे। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया। अधर्ववेद में बच्चे लोहे को क्या कहा गया है, लोहे को कृष्ण अयस और श्याम अयस का उल्लेख मिलता है अधर्ववेद में, है ना बच्चे। अगर बच्चे आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश के एक एटा जिला है, एटा जिला का अंतरिक्षी खेड़ा नामक स्थान है। वहाँ से खुदाई में बच्चे लोहे का प्रमाण मिले, है ना। और वह जो प्रमाण है वो 1000 पीसी के बताए जाते हैं, जो कि उत्तर वैदिक काल का ही हो सकता है ना बच्चे। बच्चे अगर बात करें तो दो प्रमाण मिले लोहे के प्रयोग के। पहला अधर्ववेद में, है ना, जो कि अधर्ववेद में लोहे को क्या बताया गया है, कृष्ण अयस और श्याम अयस, है ना। और बच्चे जैसा कि अंतरिक्ष खेड़ा में मिला है, जो खुदाई में मिला है लोहा, जो कि 1000 पीसी का बताया जाता है। दो प्रमाण मिले बच्चे। और कृषि में बच्चे लोहे के प्रयोग से कृषि में उत्पादन बढ़ा है। अब कृषि में उत्पादन बढ़ा तो एक तरह से क्या हुआ, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, है ना बच्चे। तो आगे देखते हैं बच्चे, जैसे कि बच्चे इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से आर्य पशुपालन की अवस्था से निकलकर बच्चे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर गए। जैसा कि बच्चे जानते हैं कि ऋग्वेद काल में जो था, वो जो आर्य थे वो पशुपालन को महत्व देते थे, और कृषि जो था बच्चे उनके जीवन में एक पूर्ण धंधा हुआ करता था। जैसे बच्चे लोहे का इस्तेमाल हुआ तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर गए वो, है ना। कृषि का विकास हुआ और उत्पादन में बच्चे वृद्धि हुई, उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई, और आर्य की कृषि में रुचि बढ़ी। फिर इस तरह से बच्चे क्या हुआ, आर्य एक जगह ही टिककर यानी स्थायी रह गए, यानी टिककर खेती करने लगे, एक जगह रहकर खेती करने लगे। इस तरह से बच्चे आर्य के जो भौतिक जीवन था उनमें स्थायी का बोध आ गया, यानी स्थायी का भाव पैदा हो गया, बच्चे को स्थायित्व होने लग गए, एक जगह ही रहने लग गए, वो घूमंतु टाइप के नहीं रह गए अब, है ना बच्चे। तो उत्तर वैदिक काल में बच्चे आर्य के स्थायी जीवन के विकास के दो और प्रमाण मिलते हैं बच्चे। कौन से, पूरे उत्तर भारत की खुदाई में बच्चे दो तरह के मृतपांड मिले, मतलब वर्तमान जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, मृतपांड सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं बच्चे। जैसे कि दो प्रकार के मृतपांड मिले, दूसरा चित्रित दूसर मृतपांड मिले, जिसे हम कहते हैं BGW, है ना। और दूसरा पहला जो चित्रित दूसरा मृतपांड मिले जैसे PGW कहता है, और दूसरा जो उत्तरी काले पॉलिशदार जो मृतपांड मिले हैं जिसे हम NBBW कहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म लिख रहा है कि PGW का पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं, और NBBW का मतलब होता है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, है ना बच्चे। तो इन दोनों मृतपांड तो दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों मृतपांड जो उत्तर भारत के खुदाई में जगह जगह से मिले हैं, ये दोनों जो है बच्चे मृतपांड भी आर्यों के स्थायी जीवन की पुष्टि करते हैं, है ना बच्चे। आगे चलें तो बच्चे क्या होता है कि इस काल में पशुपालन का धंधा जो है, जो कि ऋग्वेदिक काल में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, मैंने बताया था। और इस काल में पशुपालन का जो धंधा था पूर्ण हो गया, और कृषि का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो बच्चे क्या हुआ, शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित 4 विभिन्न क्रियाओं का उल्लेख आया है। जैसे जुताई आई है, जुताई शब्द का उल्लेख आया है, बुआई आई है, कटाई और मड़ाई, ये शब्द का उल्लेख हुआ है बच्चे। आगे देखें तो शतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हलों का भी उल्लेख हुआ है ना बच्चे। बच्चे आगे बात करते हैं तो ऋग्वेद में केवल यव का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में बच्चे देखते हैं कि यव का उल्लेख हुआ है, लेकिन बच्चे क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में साहित्य में चावल का भी उल्लेख हुआ है, गेहूं का भी उल्लेख हुआ है, उड़द मूंग जो दाल होती है, उड़द की दाल, मूंग की दाल, है ना, समेत कई अनाजों का भी उल्लेख हुआ है।
बच्चे आगे बात करें तो अदरंची खेड़ा की खुदाई से भी चावल, गेहूँ, जौ के प्रमाण मिले हैं अदरंची खेड़ा की खुदाई से, है ना बच्चे। उत्तर वैदिक साहित्य में बच्चे गोबर की खाद के लिए करिश शब्द का उल्लेख हुआ है। किसका? करिश शब्द का उल्लेख हुआ है गोबर की खाद के लिए। जैसे कि बच्चे और हल के लिए बच्चे सिर शब्द का उल्लेख हुआ है। बच्चे आगे बात करते हैं तो कृषि। तो बच्चे कृषि का महत्व भूमि पर जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे व्यक्तिगत अधिकार की भावना भी मजबूत होती चली गई। अब बच्चे कृषि का महत्व बढ़ा तो क्या हुआ? भूमि की कीमत बढ़ती चली गई, है ना। बच्चे पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल में कृषि का महत्व नहीं था, तो बच्चे भूमि का भी कोई महत्व नहीं था। सिर्फ किसका महत्व था? पशुओं का महत्व था, है ना। इस तरह उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में कबायली मान्यता का पतन यानी समाप्त होने लगा। जो कबायली जीवन था लोगों का वो समाप्त होने लगी, मान्यताएं उनकी समाप्त होने लगी। आर्थिक जीवन में कबायली मान्यता का पतन होने लगा। बच्चे जैसे कि अर्थात सामूहिकता की जो भावना थी उनके अंदर, ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो भी उनका क्या होने लगा? लोभ खत्म होने लगा। उनका जो है उसका लोभ हो गया, खत्म हो गया। एक तरह से जो भावना थी सामूहिकता की ऋग्वैदिक आर्य के अंदर वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस चीज़ का खत्म होने लग गया था, है ना। उत्तर वैदिक काल आते आते इस प्रकार का लोभ खत्म हो गया था क्योंकि कृषि का महत्व बढ़ गया था। तो उत्तर वैदिक आर्य जो थे 4 प्रकार के मृत पांडों का प्रयोग करते थे। कौन कौन से? लाल एवं काला मृत पांड, है ना बच्चे। लाल मृत पांड जो हुआ करता था प्रचलन में था बहुत ज़्यादा। उत्तर वैदिक काल जो लाल मृत पांड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था बच्चे। उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे बच्चे लाल मृत पांड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन NPBW का जो है इस्तेमाल हुआ है ना। और PGW का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। लेकिन बच्चे जो PGW का जो इस्तेमाल देखने को मिलता है विशिष्ट सूचक था, मतलब आमतौर पर इसका जो प्रयोग करते थे बच्चे जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, धनी के लोग हुआ करते थे, PGW का इस्तेमाल इस प्रकार के मृत पांड का इस्तेमाल करते थे। तो बच्चे इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। PGW की पेंटेड ग्रेड वेयर। इस प्रकार के जो मृत पांड हुआ करते थे वो धनी लोग और अमीर लोग क्या करते थे। आगे बात करें तो बच्चे उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य में पुरुष मेघ यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य है उनमें पुरुष मेघ का यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। पुरुष मेघ यज्ञ का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो पुरुष मेघ यज्ञ के विवेचन में कई व्यवसायों का उल्लेख हुआ है, जैसे दक्षिण को बच्चे मड़ाई कहते हैं, दादू शोधक, रथकार, चरमकार, है ना, स्वर्णकार इत्यादि देखने को मिलते हैं। बच्चे आगे बात करें तो कुछ शिल्पियों समाज में अपनी समृद्धि के चलते इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें रत्नियों का दर्जा प्राप्त था। जैसे दक्षिण और रथकार, ये दोनों इंपॉर्टेंट हुआ करते थे राजा के लिए, है ना। तो बच्चे दक्षिण कौन होते थे? मड़े हुआ करते थे। और जो रथकार थे वो रथ को हाँकने वाले होते हैं ना, उनको रथकार कहा जाता है। बच्चे बात करें तो राजा राजसोई यज्ञ के दौरान रतन अवेशी यानी अनुष्ठान के दौरान के अवसर पर क्या करते थे? राजस्व यज्ञ के दौरान या अनुष्ठान के अवसर पर बच्चे राजा अपनी विभिन्न रत्नियों के घर यानी जो रतन थे उनके घर जाकर क्या करते थे? रतन दान हुआ करते थे। जो भी रतन दान या दान हुआ करते थे उनको दान करते थे। उन रत्नियों में दक्षिण हुआ करता था और रथकार भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। दक्षिण मतलब मड़ई, रथकार जो रथ को हाँकने वाले होते हैं। दिखाई दे रहा है आपको बच्चे? दक्षिण और रथकार भी, है ना। मेरे ख्याल से पूरी वीडियो में आगे हो गई, है ना। तो रत्निन कौन होते थे बच्चे? राजा के पद अधिकारी हुआ करते थे। ऋग्वेद में बच्चे सूत कौर को बेगनाट कहा गया है। मैं पहले वीडियो में अपलोड बता चुका है ना। ऋग्वेद में सूत कौर को बेगनाट कहा गया है और सतपथ ब्राह्मण में बच्चे सूत कौर को खुशी दिन कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में बच्चे मुद्रा प्रणाली का आदि प्रभाव नहीं हुआ था। मुद्रा प्रणाली फिर भी नहीं आई थी उत्तर वैदिक काल में, है ना। अतः जो व्यापार हुआ करता था बच्चे वस्तु विनिमय पर ही आधारित था। वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है? एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु देना। जैसे कि चावल देना और चावल की जगह गेहूँ, जैसे हमने चावल दिए और आपने बदले में मुझे गेहूँ दे दिए, है ना। तो ये होता है वस्तु विनिमय। निष्क, शतमान, पात और कृष्णन माप की विभिन्न इकाइयाँ थी, अर्थात वस्तुओं की मापने की अलग अलग इकाइयाँ हुआ करती। तो बच्चे के निष्क, शतमान, पात और ये जो कृष्णल चेत है ये माप की विभिन्न इकाइयाँ हुआ करती थी। अर्थात वस्तुओं की जो मापन की जो अलग अलग इकाइयाँ थी, निष्क, शतमान, पात और कृष्णन। बच्चे आगे बात करें तो रत्तिका और गुंजा भी बाट की छोटी छोटी इकाइयाँ हुआ करती। जो आजकल बाट देखते हैं ना, जो तौल वगैरह करते हैं ना, तो रत्तिका और गुंजा भी बाट की छोटी इकाइयाँ हुआ करती थी। बच्चे आगे बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में बच्चे निष्क और स्वर्ण
आभूषण था। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में बच्चे निष्क और स्वर्ण ये जो थे आभूषण हुआ करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते बच्चे इसका प्रयोग जो है मुद्रा के रूप में होने लगा। तो बच्चे ऋग्वेदिक काल में निष्क और स्वर्ण जो है ये आभूषण हुआ करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या होता है, ये मुद्रा के रूप ले लेते हैं, यानी मुद्रा के रूप में इनका इस्तेमाल होने लगता है। बच्चे बात करें तो आमतौर पर निष्क का प्रयोग धनी लोग ही करते थे, लेकिन मुद्रा प्रणाली में इसका प्रयोग नहीं होता था बच्चे, अर्थात आम लेन देन में इसका इस्तेमाल होता था। बच्चे बात करें तो निष्क सोने की मुद्रा होती थी, निष्क जो है सोने की मुद्रा होती थी, और शतमान जो है चांदी की मुद्रा होती थी, है ना बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं। बच्चे आगे बात करें तो लास्ट रह गया थोड़ा बहुत, तो जैसे जैसे बच्चे क्या होता है उत्पादन बढ़ा तो राजा जो है अपनी प्रजा से टैक्स मांगने लगा। अब तो भाग शुल्क बलि यानी भाग लिया करते थे, शुल्क लिया करते थे, और बलि इत्यादि राजा को दिए जाने वाले टैक्स अनाजों के रूप में होते थे। बच्चे जैसे कि आप चाहते हैं कि मुद्रा प्रणाली का विकास नहीं हुआ था उस समय उत्तर वैदिक काल में भी, है ना, तो अनाज जो है टैक्स के रूप में लिया करते थे राजा, क्योंकि मुद्रा प्रणाली का उद्भव नहीं हुआ था, है ना बच्चे। तो बच्चे टॉपिक यहीं ख़त्म होता है ना। और मेरे ख्याल से बच्चे मुझे तो ये लग रहा है कि पूरा कवर हुआ है कि नहीं हुआ वीडियो में, अगर नहीं हुआ है तो फिर देखते हैं ना। तो बच्चे शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे वीडियो और अपलोड करूं, है ना बच्चे। धन्यवाद बच्चों।